प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर पिछले 65 मिनट से बीजेपी की टॉप लेवल मीटिंग चल रही है। पीएम हाउस में इस वक्त बीजेपी का कोर ग्रुप मौजूद है। गुजरात के सीएम को भी पीएम हाउस में बुलाया गया है। आज ही हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, लेकिन मोदी की यह मीटिंग हिमाचल प्रदेश तक लिमिटेड नहीं है। अगले कुछ दिनों में गुजरात चुनाव का ऐलान होगा और पूरी संभावना है कि गुजरात के नतीजे भी हिमाचल प्रदेश के साथ यानी 8 दिसंबर को ही आए। चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी की सोच और अप्रोच इन दोनों ही राज्यों से आगे की है। मोदी ने ऐसी कौन सी चुनावी मशीन तैयार की है जो अगले 10 चुनावों में जीत की गारंटी होगी? मोदी ने ऐसा कौन सा चुनावी कोर्स बनाया है जो बीजेपी की फुल फोर्स को रेडी कर देगा? उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक पूरे देश के सियासी मिजाज का बैरोमीटर इस रिपोर्ट में है। आठ दिसंबर ही अगली तारीख है। 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश का चुनाव होगा और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने पोलिंग और काउंटिंग में 26 दिन का गैप क्यों रखा? हिमाचल प्रदेश में कुल 68 सीटें हैं। चुनाव आयोग चाहे तो अगले ही दिन वोटों की गिनती करा ले, लेकिन वोट पड़ने और वोट गिनने में 26 दिन का गैप रखा गया है। इसी से करीब करीब यह तय होता है कि गुजरात चुनाव के नतीजे भी 8 दिसंबर को ही आएंगे। गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी भले न हुआ हो, लेकिन गुजरात में चुनाव ड्यू हैं, जिनको 5 दिसंबर से पहले कराया जा सकता है ताकि 8 दिसंबर को एक साथ वोटों की गिनती हो सके। दरअसल यहां से चुनावी मौसम का कैलेंडर खुल गया है। यहां से आगे चुनाव ही चुनाव है। पहले हिमाचल, फिर गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। कुल मिलाकर 10 राज्यों में बैक टू बैक चुनाव हैं। राज्यों में होने वाले इन चुनावों से ही 2024 के बड़े चुनाव का रोड मैप खुलेगा। नरेंद्र मोदी ने जो भविष्यवाणियां की हैं वो 24 से पहले ही पूरी हो सकती हैं। कांग्रेस मुक्त भारत होगा या नहीं, ये अगले कुछ महीनों में पता चल जाएगा। राजस्थान और छत्तीसगढ़, पूरे हिंदुस्तान में यही 2 राज्य हैं जो पंजे की पकड़ में बचे हैं। नरेंद्र मोदी के पास यहां भगवा झंडा फहराने का मौका है। राजस्थान में कांग्रेस अपने हाथों से मोदी को इसका चांस दे रही है। बचा छत्तीसगढ़, तो वहां कांग्रेस वही गलती कर रही है जो गलती उसने पंजाब में की थी। कांग्रेस को उत्तराखंड में हरीश रावत को नेता बनाकर लड़ना था। चुनाव आने तक हरीश रावत को पंजाब में उलझा कर रखा गया। कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की गद्दी बचानी है, मगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हिमाचल प्रदेश में प्रभारी बनाकर उलझा दिया गया है। तो कांग्रेस कहती है वो करती है। ओल्ड पेंशन स्कीम छत्तीसगढ़ में लागू, राजस्थान में लागू, हम झारखंड में हमारी साझा सरकार है वहां लागू। तो हिमाचल में यदि आपसे कांग्रेस ने कहा है कि 10 दिन में ओपीएस लागू होगा, मतलब लागू होगा। हिमाचल के पहाड़ों पर कैसा दंगल सजा है, ये हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। उससे पहले आपको राजस्थान ले चलते हैं, जहां महारानी का देवी दर्शन सियासी चर्चा के केंद्र में है। जयपुर के आमेर में शिला माता के दर्शन, बीकानेर के देशनोक की करणी माता के दर्शन, बीकानेर के ही नोखा में बिश्नोई समाज की श्रद्धा और आस्था के केंद्र गुरु जम्भेश्वर के मुक्ति स्थल मुकाम धाम की यात्रा, नागणेशी माता मंदिर में देवी के दर्शन, जालौर में सुंधा माता की पूजा और दर्शन, बांसवाड़ा में त्रिपुर सुंदरी मंदिर में दर्शन,
राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया कहती हैं कि जब कोई बड़ा काम करती हैं तो पहले नौ दुर्गा के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेती हैं। वसुंधरा ने 8 देवी रूपों के दर्शन कर लिए। 15 अक्टूबर दिन शनिवार को वो सांभर झील के शाकंभरी माता के दर्शन करने वाली है। वसुंधरा राजे क्या चाहती हैं, ये तो राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है। उनको फिर से राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना है। बीजेपी ने अभी तक राजस्थान में अपना सीएम फेस अनाउंस नहीं किया है। वसुंधरा पब्लिक को मोबिलाइज करके अपनी विनेबिलिटी साबित कर रही है। मैं आपको आगाह करना चाहती हूँ कि दुश्मन को कभी कमजोर मत समझना। अगर आपको ये लगता है कि भैया आप तो चुपचाप बैठे रहे, कहा जाएगा आप तो सब जाके खाली वोट देंगे, नहीं, दुश्मन को कमजोर नहीं समझें। आप ये याद रखें कि जब तक हम लोग सब एक आवाज में नहीं बोलेंगे, जाट अलग, राजपूत अलग, एससी अलग, ये इस तरीके से अगर हम लोग अलग अलग हो जाएंगे, नफरत और घृणा से एक दूसरे को देखेंगे, तो हमारा जो काम है वो नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि 36 करोड़ एक साथ मिलकर चले। हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बना दो, पर 5 साल में भाइयों ये नहीं हो सकता। मैं तो खाली ये कह रही थी कि हमको 5 साल और मिल जाते, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो आधे अधूरे काम थे उनको अपन पूरा इस 5 साल के अंदर कर देते, आप लोग सब खुश हो जाते। परंतु रुकने की वजह से अब ये पिछड़ गए हैं, पिछड़ नहीं गए। जब हम इसको फिर से करने की कोशिश करेंगे तो ये दुगुने दाम से बनेंगे, दुगुने दाम से बनेंगे। आप ये समझिए 10 रुपए का काम अब 20 रुपए में। वसुंधरा देवी दर्शन के बहाने ताकत दिखा रही हैं, तो सतीश पूनिया राजस्थान के लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्र में राजस्थान के आबू रोड गए, मगर रात हो जाने की वजह से कोई पब्लिक मीटिंग नहीं कर पाए। आबू रोड में प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि वो जल्द ही दूसरी बार आएंगे। मोदी ने राजस्थान आने का कार्यक्रम बना लिया है। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री बांसवाड़ा के मानगढ़ में पब्लिक मीटिंग करेंगे। बांसवाड़ा का मानगढ़ गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लगता इलाका है। गुजरात का आदिवासी बहुल इलाका यहां से सटा हुआ है। मोदी मानगढ़ आएंगे तो एक पंथ दो काज होंगे। कांग्रेस के उदयपुर मंथन के दौरान राहुल गांधी यहां के बेणेश्वर धाम आए थे और भगवान शिव की पूजा की थी। कांग्रेस गुजरात में चुप्पे चाप गांव-गांव तक जा रही है। आदिवासी बहुल इलाकों में कांग्रेस के संदेश पहुंच रहे हैं। मोदी ने कांग्रेस के स्ट्रेटजी को पहचान लिया है, अब वो उसकी काट निकालेंगे। गुजरात में इस बार अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो किसी एक राज्य में लगातार 32 साल तक एक पार्टी की सरकार होने का रिकॉर्ड बनेगा। कई पुराने रिकॉर्ड टूटेंगे। गुजरात में 14 मार्च 1995 को बीजेपी सरकार बनी थी। 27 साल 7 महीने से गुजरात में बीजेपी सरकार है। अगला चुनाव जीतने का मतलब होगा 32 साल तक बीजेपी सरकार। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी 40 से 50 साल तक बीजेपी की सरकार का सपना देखते हैं। क्या यह सपना सबसे पहले गुजरात में ही पूरा होगा? यह भी 8 दिसंबर को ही पता चल जाएगा। बीजेपी का पूरा दारोमदार नरेंद्र दामोदर दास मोदी के कंधों पर है और इस लक्ष्य में चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। राजस्थान और गुजरात के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में विधायकों की खरीद बिक्री वाला शिगुफा छिड़ा हुआ है। ये सब सौदेबाजी में मैं कभी नहीं रहता। अगर सौदेबाजी मुझे करनी होती तो आज हमारी सरकार होती। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे शशि थरूर अपने चुनाव प्रचार के लिए भोपाल पहुंचे तो पार्टी ऑफिस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उनका स्वागत किया। थरूर को हर जगह ऐसा स्वागत नहीं मिलता, क्योंकि गांधी परिवार ने भले ही ऑफिशियली किसी एक कैंडिडेट को अपना कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया, लेकिन अंदर खाने सभी जानते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ही गांधी परिवार की पसंद है। आप जहां भी जा रहे हैं, हमने एक चीज नोटिस की है कि बहुत कम डेलीगेट्स पब्लिकली ओपनली आकर आपको मिल रहे हैं। क्या उन पर कोई दबाव है? देखिए, उनसे पूछना पड़ेगा।
अगर दबाव है या उनको लग रहा है कि दबाव होगा अगर वो आए, मुझे पता नहीं। सही है कि कुछ उदाहरण है हमारे कि कुछ नेताओं ऐसे लोगों पे दबाव लगा कि क्यों इसका फॉर्म दस्तखत किया। मेरे दस्तखत करने वाले क्योंकि 60 लोग थे, मैं नहीं कहूँगा कि 60 जन के कोई दबाव हुआ है, लेकिन 5-10 लोग तो मुझे बताए हैं कि उनके किसी ने बुला के कुछ बोला, या जो नॉमिनेशन के बाद जो खुलेआम मुझे समर्थन दिखाए सामाजिक माध्यम में, सोशल मीडिया में वगैरह, उनके भी खिलाफ मेरे ख्याल में एक दो किस्म के दबाव आए हैं। लेकिन मेरे मन में क्लियर है कि ये हाईकमान से या गांधी परिवार से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग मुझे साफ बताए हैं कि उनके तरफ से ऐसे कभी कुछ दबाव नहीं हो गया। मैं उस पर भरोसा रखता हूँ। लेकिन एक नैरेटिव एक पक्ष की तरफ से, जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्रिएट ये किया जा रहा है कि उनके सर पर जो है गांधी परिवार का हाथ है और आप एलीट क्लास से आते हैं। मैं तो ये सुना हूँ, मुझे काफ़ी हंसी आती है, क्योंकि मैं तो जिस कठिनाई महसूस कर रहा हूँ मेरे संदेश को हर जगह पहुंचाने के लिए। थरूर जिन हालात में चुनाव लड़ रहे हैं उसमें कांग्रेस के अंदर कुछ भी बदलता नहीं दिख रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष बनना दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ है। खड़गे की अपनी बॉडी लैंग्वेज यही बताती है। दरअसल सवाल यह है ही नहीं कि अगला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनेगा। 24 में मोदी के खिलाफ राहुल गांधी कांग्रेस के फेस होंगे, यह डिसाइडेड है। राहुल गांधी इसीलिए पैदल चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश राहुल के एजेंडे में नहीं है। राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश का चुनाव खत्म होने तक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में घूमते रहेंगे। कांग्रेस के बड़े नेता या तो राहुल गांधी के साथ हैं या फिर अध्यक्ष चुनाव में खड़गे या थरूर के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। बची हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, तो वो हिमाचल प्रदेश के सोलन पहुंची और अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर वोट मांगे। जब वे शहीद हुए उससे कुछ समय पहले शायद उनको मालूम था कि शहीद होने वाली हैं। कुछ समय पहले उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को एक पत्र में ये लिखकर कहा कि मेरी अस्थियां सिर्फ संगम में नहीं विसर्जित करना, वहां जरूर करिए, लेकिन कुछ अस्थियां हिमालय के पर्वतों पर भी बिखेर देना। और उनकी शहीद होने के बाद मेरे पिताजी ने ये उनकी इच्छा पूरी की। तो ये जो हिमालय के पर्वत यहां से दिखते हैं, जब आपको इन पे बर्फ दिखती है तो उस बर्फ में घुली हुई इंदिरा जी की अस्थियां भी हैं। रहा होगा वो जमाना जब इस तरह की इमोशनल अपील से वोटर कभी मन बदलते होंगे। अब हिंदुस्तान के वोटर रियलिस्टिक हैं, वो रियल इश्यूज देखते हैं। राहुल 8 नवंबर तक दक्षिण के राज्यों में रहेंगे। 9 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में घुसेगी। खबर है कि शरद पवार महाराष्ट्र सीमा में राहुल गांधी का वेलकम करना चाहते हैं। पवार अब भी महाविकास अघाड़ी को जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन गठबंधन तो छोड़िए, परिवार में भी अलग अलग सुर हैं। खूप वर्ष वाटत होतं की पवार साहेबांनी पंतप्रधान पदावर बसावं, पण नाही योग आला। उद्धव ठाकरे साहेब जेव्हा 15 लोक गेली तेव्हा तुम्ही त्यांना सांगितलं असतं ना, आता तुम्ही मुख्यमंत्री दिसला। अजित पवार छगन भुजबल के बहाने उद्धव ठाकरे पर कमेंट करते हैं। उद्धव उसी भाषा में रिटर्न बैक करते हैं। नियतीचं मन, नियतीच्या मनात काय असतं कल्पना नाही। कदाचित तिच्या मनात हेच असेल की आता नेमक्या मर्द लोकांच्या हातामध्ये मशाल देण्याची आवश्यकता है। ठाकरे की पार्टी का नाम छिन गया है। ठाकरे को नए सिंबल पर चुनाव लड़ना है। ऐसे में कमेंटबाजी होगी तो ठाकरे को बुरा तो लगेगा। बिग पिक्चर यह है कि इस चक्कर में 24 की लड़ाई में विपक्षी एकता का घन चक्कर बन रहा है। महाराष्ट्र में अघाड़ी की गाड़ी पंक्चर होगी तो दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस डिरेल होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।